जैसा हम अपने पिछले वीडियो में देखे थे कि डायलाइजर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद आज हम लोग जो है इसके आगे वाले पार्ट पे पढ़ेंगे। जो आगे वाला पार्ट है इसका, जैसा कि मेम्ब्रेन हम लोग को पढ़ना था कि डायलाइजर में किस टाइप की मेम्ब्रेन यूज़ होती है, और बाकी जो है डायलाइजर के फीचर्स, उनके स्ट्रक्चर्स, डेफिनेशंस, ये सब मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जो कि सेकेंड पार्ट है इसका डायलाइजर का। पहले एक बार रिव्यू देख लेते हैं कि पिछले हम लोगों ने क्या क्या देखा था। डायलाइजर को देखा था जो आर्टिफिशियल किडनी है, जो हमारी आर्टिफिशियल किडनी होती है, जो रिमूव करती है डायलिसिस के समय में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में या फिर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। इनमें ट्यूब्स है एंड 4 पार्ट्स होते हैं, जो कि 2 पार्ट्स कम्युनिकेट करता है ब्लड कंपार्टमेंट से और 2 पार्ट्स कम्युनिकेट करता है डायलिसिस सॉल्यूशन कंपार्टमेंट से, और उनके बीच में डिफ्यूज़न एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। ये है हमारा स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने बताया था क्या होता है, ब्लड ऊपर से आता है आर्टेरियल हेडर साइड से और नीचे वेनस हेडर साइड से चला जाता है, रिटर्न हो जाता है टू द पेशेंट बॉडी, और उसी के बीच में सारा का सारा डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस इस एरिया में होता है। ये कैपिलरीज है हमारी, ये वाली पूरी ये एरिया जो है, इसी एरिया में सारे प्रोसेसेस होते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है और फिर पेशेंट की बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि आइडियल डायलाइजर क्या होता है। एक आइडियल डायलाइजर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो एक अच्छा और कम कॉस्ट का होना चाहिए, जो कि पेशेंट के लिए भी अफोर्डेबल हो और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने 8 पॉइंट बताया था इसके अंदर कि डायलाइजर कैसा होना चाहिए। फिर टाइप्स हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप्स के डायलाइजर होते हैं। तो 3 टाइप डायलाइजर, कॉइल डायलाइजर, पैरेलल प्लेट डायलाइजर एंड हॉलो फाइबर डायलाइजर, जिसको हम लोग कैपिलरी डायलाइजर भी बोलते हैं। Because of there are thousands of capillaries or fibers, that is why it is called the hollow fiber dialyzer। सारे के सारे जो फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे, हॉलो होंगे इंटरनली, that is why it is hollow fiber। तो यहाँ पे जो है 3 टाइप्स ऑफ डायलाइजर हैं, कॉइल डायलाइजर और पैरेलल प्लेट। तो कॉइल और पैरेलल प्लेट डायलाइजर वो पहले के समय में यूज़ होते थे, वो उसको रिप्लेस कर दिया गया है, और नया जो मॉडर्न टाइप ऑफ है जो वाइडली यूज्ड है वो है हमारा हॉलो फाइबर डायलाइजर। ये है कॉइल डायलाइजर, यहाँ पे इसका पिक्चर है, इसको देख करके समझ सकते हैं, मैंने पिछले में पढ़ाया भी है इसको। ये पैरेलल प्लेट डायलाइजर है, इधर नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, ये हमारा फाइबर्स है, हॉलो फाइबर्स डायलाइजर है। बट ये वाला जो है पैरेलल प्लेट है, प्लेट्स लगी होंगी और उनके बीच में मेम्ब्रेन्स होंगी, मेम्ब्रेन की सीट्स होंगी, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होगा, और इनको क्या करेगा भी, इससे ब्लड जो है पास करेगा और फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद हम लोग हॉलो फाइबर डायलाइजर ही केवल देखे थे कि हॉलो फाइबर डायलाइजर क्या होता है, बिकॉज हम लोग को जो स्टडी करनी है वो केवल और केवल हॉलो फाइबर डायलाइजर की स्टडी करनी है। बाकी जो 2 डायलाइजर हैं उनको बस केवल जानना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसको बता दिया। अब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आर्टेरियल हेडर है और वेनस हेडर है। अपर साइड में मैंने बताया कि आर्टेरियल हेडर जहाँ से ब्लड क्या करेगा, इंटर करेगा, और जहाँ पे लीव करेगा ब्लड जो है डायलाइजर को लीव करेगा और पेशेंट की बॉडी में जाएगा, वो है वेनस हेडर। अब हम लोग आज से पढ़ेंगे क्या, मेम्ब्रेन यूज्ड इन डायलाइजर। क्या क्या मेम्ब्रेन है जो करेंटली यूज्ड होती है डायलाइजर में, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी की बात करें अगर यहाँ, तो 4 टाइप की जो है मेम्ब्रेन यूज होती है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, सेलुलोज मेम्ब्रेन, सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज, सेलुलोसिंथेटिक एंड सिंथेटिक। ये 4 टाइप की मेम्ब्रेन्स है जो करेंटली यूज्ड होती हैं डायलाइजर में। ये हमारा देखो डायलाइजर है, फिगर है डायलाइजर का, सेम ऐसे ही दिखता भी है। जो एक कंपनी है जो फ्रेजेनियस नाम की, उनका ये डायलाइजर है, F फॉर फ्रेजेनियस है यहाँ पे, और जो 6 दिया है, 8 दिया है, वो उसकी जो एफिशिएंसी होती है डायलाइजर की, जो उसका प्राइमिंग वॉल्यूम होता है, अभी आगे बताएंगे क्या है। और उसके बाद उनका जो सरफेस एरिया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं बॉडी का सरफेस एरिया कितना होता है, तो उसी टाइप से डिफरेंट डायलाइजर बनाए जाते हैं, कम बॉडी सरफेस एरिया का भी, कम सरफेस एरिया का भी और ज़्यादा सरफेस एरिया का भी, ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और ओवरऑल डायलिसिस को अच्छा कर सकें। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के डायलाइजर बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे जो मोस्टली जो यूज्ड होता है वो F6 और F8 है, और भी सारे हैं, F2 है, F4 है, F10 है, तो बहुत सारे डायलाइजर और भी यूज होते हैं। तो अब हम एक एक सिंगल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं कि सेलुलोज मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेलुलोज को हम लोग कैसे बनाते हैं, कॉटन को प्रोसेस्ड करके। अगर हम कॉटन को प्रोसेसिंग करेंगे तो हमको सेलुलोज मिलेगा, और वही सेलुलोज का यूज़ कहाँ करेंगे, डायलाइजर की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। तो बहुत सारे नाम से जाना जाता है सेलुलोज मेम्ब्रेन, जैसे कि रीजनरेटिव सेलुलोज, कुप्रा अमोनियम सेलुलोज, कुप्रा अमोनियम रायन,
और सल्फोनीफाइड सेलुलोज एस्टर। तो इस टाइप के जो मेम्ब्रेन है, इस टाइप के जो सेलुलोज है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि जिन प्रोसेस्ड कर दिया गया है कॉटन को और उनको बनाया गया है और उनको डिफरेंट नाम दे दिया गया है। ये सेलुलोज हैं। सेकेंड मेम्ब्रेन थी हमारी सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज। ये क्या होता है हम इसके बारे में जानते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूटेड क्या है, कुछ ना कुछ इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट्स होंगे, सेलुलोज में ही कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ऐड किए गए होंगे, इसीलिए इनको सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं ऐसी, तो सेलुलोज पॉलीमर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ क्या, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे जो सेलुलोज है उसके सरफेस पे लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। यही होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यही होता है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये जो होंगे उनके सरफेस पे होंगे। अब ये करता क्या है, ये अगर सरफेस पे लार्ज फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, तो ये करेगा क्या, द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल एक्टिवेशन। यानी कि हमारे जो WBC हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और क्या काज करेगा, बायो कंपैटिबिलिटी ऑफ द डायलाइजर, और बायो की कंपैटिबिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यहाँ पे बायो कंपैटिबिलिटी अब एक वर्ड है जिसको समझना होगा। बायो कंपैटिबल मतलब होता है जो, जैसे कि अगर हम डायलाइजर के केस में बात करें तो हमारा डायलाइजर ऐसा हो जो बॉडी को कम से कम रिएक्शंस न दे, यानी कि बॉडी में कोई नुकसान न पहुंचाए, या जिनको लगाने की वजह से उनकी वजह से कोई भी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट न आए, वो डायलाइजर होंगे बायो कंपैटिबल डायलाइजर। लेकिन अगर हम बोलते हैं बायो इनकम्पैटिबल डायलाइजर, यानी कि वो बॉडी में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लेकर के आएंगे, बॉडी में एडवर्स इफेक्ट लेकर के आएंगे, रिएक्शंस करेंगे, तो उनको बोलेंगे बायो इनकम्पैटिबल डायलाइजर। यहाँ पे अगर जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, और बायो इनकम्पैटिबिलिटी, यहाँ पे देखो कंपैटिबल लिखा है बट यहाँ पे क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी, इन लगा लेना, तो यहाँ पे जाएगा बायो इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब है वो एडवर्स रिएक्शन काज करेगा अगर हम ये वाला डायलाइजर यूज करते हैं तो ये तो नुकसान हो गया, ये तो हम लगाएंगे पेशेंट को तो क्या होगा, ये तो नुकसान कर देगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसको कुछ चेंज किया जाएगा तभी लगाया जाएगा, ऐसे तो लगाएंगे नहीं। तो क्या करेंगे, टू मेक इट बायोकम्पैटिबल, अगर हम इसको बायोकम्पैटिबल बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिड्यूस करना होगा। अब हम ये रिड्यूस कैसे करेंगे, हम करेंगे क्या, सेलुलोज में एसीटेट, डाई एसीटेट, ट्राई एसीटेट मेम्ब्रेन में इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम इसको सेलुलोज में एसीटेट, डाई एसीटेट, ट्राई एसीटेट डालते हैं जब प्रोसेसिंग करते हैं उस समय, तो ये जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बाइंड करता है और इनको रिड्यूस करता है और मेम्ब्रेन को कैसा बनाता है, बायो कंपैटिबल। इस प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलुलोज में जो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको नंबर ऑफ ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने डायलाइजर की मेम्ब्रेन को बायोकम्पैटिबल बना सकते हैं। तो मैंने क्या बताया फिर से एक बार सुन लो, क्योंकि थोड़ा सा समझना पड़ेगा, टेक्निक है और कुछ है नहीं। बस हमारे पास देखो सिंपल सा क्या है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब होता है कुछ भी सब्सटेंसेस, कुछ भी सब्स्टिट्यूट होंगे जो कि सेलुलोज, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इधर प्रीवियस में बताया था, यहाँ पे सेलुलोज है, सिंपल सेलुलोज है, यहाँ पे कॉटन को प्रोसेस करके बनाया गया है, इसमें कोई भी हार्म जैसा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। बट अगर इसमें सब्स्टिट्यूट लगाते हैं जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर जुड़ गया, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेलुलोज के सरफेस पे, तो वो हो गया सब्स्टिट्यूटेड सेलुलोज। लेकिन ये अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है, क्योंकि जब ये फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा तो ये क्या करेगा, बायो इनकम्पैटिबिलिटी काज करेगा। तो बायो इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि बॉडी को एडवर्स इफेक्ट देगा, यानी कि बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी रिस्पॉन्स में हो, चाहे वो हो सकता है एडवर्स रिएक्शंस हो, केमिकल रिएक्शंस हो बॉडी का, तो वो उस तरीके के रिस्पॉन्स को डायलाइजर करेगा। बट अगर हम इसको बायोकम्पैटिबल बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है उसको हटाना होगा। क्या नुकसान दे रहा है हमको, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नुकसान दे रहा है, इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हमको सेलुलोज में क्या डालना होगा, एसीटेट, डाई एसीटेट और ट्राई एसीटेट डालना होगा मेम्ब्रेन्स में। तब हमारा क्या होगा, ये केमिकली बाउंड हो जाएगा इस हमारे एसीटेट, डाई एसीटेट और ट्राई एसीटेट से, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिसके कारण जो है हमारा मेम्ब्रेन अच्छी हो जाएगी, बायोकम्पैटिबल हो जाएगी, अब वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस तरीके से इस मेम्ब्रेन को बनाया जाता है।
उसके बाद है हमारा सेलुलो सिंथेटिक थर्ड मेम्ब्रेन, सेलुलो सिंथेटिक। यहाँ पे सेलुलो भी है और सिंथेटिक है, यानी कि सेलुलोज की भी पार्ट है यहाँ पे, और सिंथेटिक भी है, यानी कि कुछ सिंथेटिक मटेरियल का भी यूज किया गया है। सिंथेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या यूज किया गया है? टर्शियरी अमीनो कंपाउंड। यहाँ पे जो सिंथेटिक मटेरियल है वो है टर्शियरी अमीनो कंपाउंड। इसको ऐड किया जाता है जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, सेलुलोज जब फॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड सेलुलोज ही है, उसी में हमको क्या करना है, एक टर्शियरी कंपाउंड को डाल देना है। जब ये टर्शियरी अमीनो कंपाउंड डाल देंगे उस समय, तो ये हो जाएगा कौन सी मेम्ब्रेन? सेलुलो सिंथेटिक मेम्ब्रेन। इतना समझ में आ गया? आगे है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर ये सरफेस एरिया को क्या करेगा, ये सरफेस एरिया को मेम्ब्रेन की अल्टर करेगा, यानी कि उसको अच्छा करेगा और अच्छा करके बढ़ा देगा। तो सरफेस एरिया अच्छा होने का क्या मतलब होता है कि हमारा ओवरऑल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा और हमारा ओवरऑल डायलिसिस का प्रोसेस भी अच्छा हो जाएगा, सॉल्यूट्स रिमूवल अच्छा होंगे और ओवरऑल डायलिसिस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद है हमारा क्या, बायोकम्पैटिबिलिटी। तो जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया था कि बायोकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, तो यहाँ पे बायोकम्पैटिबिलिटी बढ़ जाएगी। बायोकम्पैटिबिलिटी बढ़ना मतलब एडवर्स रिएक्शन कम होना। इसका एग्जांपल है सैलोसिन और हीमोफेन। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक लास्ट मेम्ब्रेन बची है, वो है हमारा सिंथेटिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे कोई भी सेलुलोज नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो सेलुलोज, दिस इज नॉट सेलुलोज बेस्ड मेम्ब्रेन। तो क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, सिंथेटिक प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं या फिर और भी कोई मटेरियल यूज कर सकते हैं, जैसे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीसल्फोन, पॉलीकार्बोनेट एंड पॉलीमेथिल मेथिल एक्रिलेट, ये हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम PMMA बोलते हैं। तो ये सारी के सारी जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन है, ये इनका यूज आजकल किया जा रहा है। जो हमारा अभी मैंने डायलाइजर दिखाया था, ये वाला एक बार फिर से देख लो, यहाँ मैंने ये वाला डायलाइजर जो दिखाया, ये वाला, इसको अगर हम हाथ पे लेते हैं और इस पर पढ़ते हैं तो इस पर लिखा होता है कि दिस इज मेड अप ऑफ पॉलीसल्फोन। तो इसको एक टर्म जो है इसको याद रखना है, यहाँ पे पॉलीसल्फोन, यहाँ पे ये इस चीज़ का बना होता है। बाकी और भी सारे सिंथेटिक मटेरियल जो कि यूज होते हैं, बट हमारा जो अभी मैंने डायलाइजर दिखाया और जो यूज्ड में आता है वो होता है पॉलीसल्फोन का बना हुआ। फिर हम देखते हैं आगे हमारे पास है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी टू सॉल्यूट्स एंड वाटर। अब हम लोगों ने मेम्ब्रेन तो बना लिया, अब उसकी परमिएबिलिटी चेक करना और उसके सॉल्यूट्स और वाटर के अगेंस्ट उनकी परमिएबिलिटी चेक करना। कैसे चेक करना होगा, इसमें क्या करना होगा, द परमिएबिलिटी टू सॉल्यूट्स एंड वाटर ऑफ ईच फोर मेम्ब्रेन कैन बी अल्टर्ड बाई, यानी कि जो परमिएबिलिटी है सॉल्यूट और वाटर की, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा। अब देखो क्या चीज़ करेंगे, इसमें हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, इसमें थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन को देख सकते हैं, दूसरा है पोर साइज को। अगर हम थिकनेस की बात करें, अगर मेम्ब्रेन मान लो हम लोग ये मोटा बनाया, मेम्ब्रेन बहुत मोटा मेम्ब्रेन बना दिया और एक है पतला मेम्ब्रेन है, अब बताओ कहाँ पे ज़्यादा परमिएबिलिटी होगी और कहाँ पे कम परमिएबिलिटी होगी। तो देखो जाहिर सी बात है, अगर मोटा चीज़ है तो वहाँ से कोई भी चीज़ पास करने में दिक्कत करेगा, तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, कम होगी, सॉल्यूट्स के अगेंस्ट और वाटर के भी अगेंस्ट। यहाँ पे अगर थिकनेस को हम क्या करें, थोड़ा पतला रखें, थीन रखें, मेम्ब्रेन जितनी थीन रहेगी परमिएबिलिटी उतनी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो है एक फैक्टर है परमिएबिलिटी का। दूसरा है पोर साइज। अब हम बात करते हैं, अगर हम पोर साइज की, अगर हम छोटा पोर साइज रखते हैं तो यहाँ परमिएबिलिटी क्या होगी, और हम अगर बड़ा पोर साइज रखते हैं तो वहाँ परमिएबिलिटी क्या होगी। अगर हम छोटा साइज रखते हैं तो छोटे मॉलिक्यूल्स पास कर जाएंगे, लेकिन थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पास करने में दिक्कत आएगी या स्लोली रिमूव्ड होंगे। तो यहाँ अगर पोर साइज बड़ा रहेगा तो डिफ्यूज़न हमारा अच्छा होगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स अच्छे से पास होंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स हैं जो कि परमिएबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर को अफेक्ट करते हैं। तो ये होगी हमारी सॉल्यूट की परमिएबिलिटी एंड उसकी जो सॉल्यूट्स है वाटर दोनों की परमिएबिलिटी। परमिएबल मतलब परमिट करना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मेम्ब्रेन एफिशिएंसी वर्सेस फ्लक्स।
दोनों में अंतर देखना है कि मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी क्या होती है और फ्लक्स क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस देखने के लिए थोड़ा सा नीचे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है लिखा हुआ। द एबिलिटी ऑफ डायलाइजर टू रिमूव स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट, यानी कि एक डायलाइजर की एबिलिटी स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस को रिमूव करने की किसका फंक्शन होता है, इसके मेम्ब्रेन सरफेस एरिया का। यानी कि एक डायलाइजर का जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, उनको रिमूव्ड आउट करना, और वो डिपेंड करेगा उसके सरफेस एरिया पे। यानी कि अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड रिमूवल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट रिमूवल होगा। फॉर एग्जांपल यूरिया, मॉलिक्यूलर वेट 60, तो छोटा मॉलिक्यूल्स है, ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट्स नहीं है, तो आराम से अगर सरफेस एरिया को हम बढ़ा दें, डायलाइजर की सरफेस एरिया को बढ़ा दें, तो मॉलिक्यूलर वेट ये जो 60 वाला है वो जल्दी से जल्दी पास कर जाएगा। उसके बाद हम अब देखते हैं दूसरा लाइन क्या है, लार्जर द सरफेस एरिया एंड हाई एबिलिटी टू रिमूव यूरिया एंड क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का कितना होता है 113, तो ये भी ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब लार्जर द सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया करेंगे उतना रिमूवल ज़्यादा होगा सॉल्यूट्स का। इतना याद रखना है कि अगर हम बड़ा सरफेस एरिया ले लेंगे तो मेम्ब्रेन का जैसे सरफेस एरिया बढ़ा दें, किसी मेम्ब्रेन, अगर मान लो कोई मेम्ब्रेन है जिसका सरफेस एरिया है 1.2 मीटर स्क्वायर, और एक किसी और को लेते हैं, मान लो उसका है 1.8 मीटर स्क्वायर। मान लो ये दो टाइप के डायलाइजर ही हैं, समझ लो ये दो टाइप के डायलाइजर हैं। वन टाइप डायलाइजर में है जिसका सरफेस एरिया कितना है 1.2 मीटर स्क्वायर, और दूसरा है जो उसका सरफेस एरिया है 1.8 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है ये कि किसका सरफेस एरिया अच्छा है और किस में सॉलिड रिमूवल अच्छा होगा। तो कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है। यहाँ पे सरफेस एरिया इस वाले का बड़ा है, 1.8 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसकी एबिलिटी क्या होगी, जो सॉलिड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको रिमूव करने की कैपेबिलिटी इनकी हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 1.2। तो हमारा जितना सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा उतना अच्छे से रिमूवल होता चला जाएगा। ए हाई एफिशिएंसी डायलाइजर हैज़ लार्ज एंड स्मॉल पोर्स। एक हाई एफिशिएंसी डायलाइजर, अगर हम किसी को बोलते हैं कि ये डायलाइजर हाईली एफिशिएंट है, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें जो पोर्स होंगे वो स्मॉल पोर्स भी हो सकते हैं और लार्ज पोर भी हो सकते हैं। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबको रिमूव करने की कैपेसिटी हो सकती है। वो होता है डायलाइजर की एफिशिएंसी, मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी। फ्लक्स क्या होता है तब नेक्स्ट पे देखेंगे हम लोग, फ्लक्स क्या होगा। A flux, high flux membrane have large pore। यहाँ पे देखो लार्ज पोर है, वहाँ पे स्मॉल पोर था, स्मॉल के साथ साथ लार्ज पोर, दोनों पोर प्रेजेंट है। यहाँ पे पोर्स कैसे होंगे, लार्ज पोर प्रेजेंट होंगे जो कि लार्जर मॉलिक्यूल को पास करने में अच्छे होंगे। और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वाटर की परमिएबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर को छोटे भी अगर पोर्स होंगे तो वहाँ से भी वाटर जो है स्मॉल मॉलिक्यूल है तो आराम से पास कर जाता है। बट यहाँ पे जो वाटर की एफिशिएंसी होगी वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन हैव हाई वाटर परमिएबिलिटी। तो हाई वाटर परमिएबिलिटी वो तो नॉर्मल सी बात है कि हाई वाटर परमिएबिलिटी होगी ही। विथ कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अब हम देखते हैं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये तो आज खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अगेंस्ट डिफरेंट टॉपिक, इसको भी कवर करना पड़ेगा। उसको समझने के लिए बस हमको थोड़ा सा ये समझना है कि कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव्ड आउट हो रहा है पर आवर या पर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं तो उसमें एक डायलाइजर कितने वाटर को रिमूव कर रहा है। अगर हम वैल्यू की बात करें अगर, तो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है मोर देन 10 ml पर आवर पर mmHg। इसका मतलब क्या होता है 10 ml से ज़्यादा 1 घंटे में और कुछ mmHg प्रेशर पर। यूजुअली कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 ml पर आवर पर mmHg। मतलब अगर हम कुछ mmHg फॉर एग्जांपल 1 mmHg का प्रेशर लगाएं, अगर प्रेशर मतलब mmHg होता है TMP में होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर, TMP ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। तो TMP में क्या होगा, जो हमारा डायलाइजर की मेम्ब्रेन है उस पे डायलिसिस के समय में कितना ज़्यादा प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं TMP। यानी कि जो प्रेशर डिफरेंसेस है
कंपार्टमेंट में, 2 कंपार्टमेंट हमारे बताए थे, एक ब्लड कंपार्टमेंट होगा, दूसरा डायलिसिस कंपार्टमेंट होगा। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, किसका, प्रेशर का डिफरेंस आएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर है तो mmHg में इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मान लो 1 mmHg का प्रेशर लग रहा है 10 ml को रिमूव करने के लिए, मोर देन 10 ml मतलब 10 ml से ज़्यादा ही रिमूव करने के लिए, कितने, 1 घंटे में, 1 आवर में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, हाई फ्लक्स डायलाइजर है, हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन है, या फिर यूजुअली 20 से ऊपर होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग अगर फ्लक्स नहीं समझ में आया हो तो कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन में और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे फ्लक्स में कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन कोफिशिएंट जो है वो नेक्स्ट टाइम से पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता क्या है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, KUF से, कोफिशिएंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। और आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट 3rd वीडियो होगा उसमें टोटल कंप्लीट डायलाइजर का पूरा ख़त्म कर देंगे, जितना भी टॉपिक्स है उसमें दिया हुआ, जो भी इसके सरफेस एरिया होते हैं, डिफरेंट डायलाइजर, कौन कौन से डायलाइजर मार्केट में यूज़ हो रहे हैं और हमें उससे क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें, डायलाइजर को हम लोग कैसे स्टेरिलाइज करेंगे, प्राइमिंग कैसे करेंगे, बेसिक जो बैकबोन है डायलिसिस का, हीमोडायलिसिस का, वो है प्राइमिंग। तो हम लोग प्राइमिंग कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।